हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 पेपर आप लोगों को पढ़ना है और चारों ही हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो पहला कोर 13, फिर कोर 14 और 2 पेपर डीएससी के हैं। तो कोर 13 में देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, वॉर एंड डिप्लोमेसी। इसमें आप लोगों को पढ़ना है वॉर एंड डिप्लोमेसी, और वो कब से कब तक का, लगभग प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से लेकर विश्व युद्ध के अंत और उसके बाद भी यानी 1945 तक, 1914 से लेकर 1945 तक का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। देखिए पहला जो पॉइंट है यूनिट 1 का मॉड्यूल 1, थ्रू वॉर टू पीस 1914 टू 1920, किस तरह से वॉर के साथ साथ जो शांति आई, यानी वॉर से लेकर पीस तक के समय काल, यानी युद्ध का शुरुआत 1914 में और युद्ध के अंत होने के बाद विभिन्न संधियां 1920 तक। पहला है द कंडीशन ऑफ यूरोप इन 1914। यूरोप का कंडीशन क्या था, क्या स्थिति थी 1914 में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इशू एंड स्टेक्स, अप्राइजल्स एंड रीअप्राइजल्स। इसमें हम लोगों को देखना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या इश्यूज थे, क्या चीज़ें दाव पर लगी हुई थी। अप्राइजल्स एंड रीअप्राइजल, इसका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन हम लोगों को करना होगा। अप्राइजल, मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन। उसके बाद आ जाता है द डायनामिक्स ऑफ द वॉर, विल्सन्स 14 पॉइंट्स। विल्सन के जो 14 सूत्री सिद्धांत थे उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट है द वर्साई सेटलमेंट ऑफ 1919, जो 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई का जो समझौता हुआ था उसके बारे में देखना है। किस कंटेक्स्ट में हुआ था, किस संदर्भ में हुआ था, उसके प्रावधान क्या क्या थे, प्रोविजंस मतलब इवोल्यूशन करना है, उसका मूल्यांकन करना है। उसके बाद आ जाता है अदर ट्रीटीज़। इसके बाद भी जो ट्रीटीज़ हुई हैं वर्साई संधि या वर्साई समझौता के बाद, और भी बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई थी शांति के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, उसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन रशिया। अब हम लोग आ जाते हैं रशिया वाले पोर्शन में। वॉर टाइम पॉलिटिक्स इन रशिया। जब वॉर चल रहा था तो रशिया का जो राजनीतिक स्थिति था या वहाँ के जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरह की थी। उसके बाद है द प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर क्रिंस्की। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था क्रिंस्की के अंदर में, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। द न्यू सोवियत ऑर्डर, नया सोवियत ऑर्डर जो बना, उसका जो क्रम बना शक्ति के अकॉर्डिंग। फ्रॉम लेटिन टू स्टालिन। अच्छा, बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी था 2.1 में। द बोल्शेविक रिवोल्यूशन, लेनिन एंड ट्रोट्स्की को पढ़ना है, और लेनिन से लेकर फिर आपको स्टालिन तक का इतिहास पढ़ना है। नेक्स्ट है सोवियत फॉरेन पॉलिसी 1917 टू 1939। 1917 से 1939 के बीच जो सोवियत संघ का जो फॉरेन पॉलिसी था, विदेशी या वैदेशिक नीति जो थी, उसके बारे में पढ़ना है। द इंटर वॉर पीरियड, वॉर के बीच में जो घटनाएं घटी उससे रिलेटेड चीज़ें। द न्यू बैलेंस ऑफ पावर, जो शक्ति का नया बैलेंस बना, उसके बारे में देखना है। लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है लीग ऑफ नेशन। उसके बाद आता है ड्राफ्ट ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस 1923 का जो ड्राफ्ट ट्रीटी बना था उसको पढ़ना है। जिनेवा प्रोटोकॉल है 1924 में, फिर लोकार्नो ट्रीटीज़ है 1925 में, पैक्ट ऑफ पेरिस 1928 में, पेरिस समझौता जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आ जाते हैं। ये जो आप लोगों का कोर 13 है वो थोड़ा डिटेल्ड है, समझ लीजिए पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर इवन उसके बाद तक के समय को पढ़ना है, तो ये काफ़ी लंबा समय है। तो ये सिलेबस भी आप लोगों का थोड़ा सा डिटेल्ड है और पेपर के कंपैरिजन में, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा अनफेमिलियर भी आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत डिटेल्ड में आप लोग स्कूल्स में नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस पेपर पे। रोड टू अनदर ग्लोबल वॉर। अब दूसरा ग्लोबल वॉर यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बारे में, कि क्या चीज़ें थी जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ थी, इसलिए यहाँ पे ये टर्म यूज़ किया गया है रोड टू अनदर ग्लोबल वॉर। दूसरे ग्लोबल वॉर के लिए रास्ता किस तरह से बना। पहला है इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 और 32 में, जो विश्वव्यापी मंदी आई थी, आर्थिक मंदी, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
इसने बहुत तरह से प्रभावित किया था संपूर्ण विश्व को, उसके बारे में पढ़ना है। प्रिल्यूड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की प्रस्तावना मानी जाती है, यानी उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण है ये। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड इटली, अ स्टडी इन टायरनी, जर्मनी और इटली में किस तरह से अधिनायकवाद या तानाशाही का एक जन्म हुआ, और इस ट्रायनी में यानी ट्रायनी मीन्स या टिरनी मीन्स होता है एक क्रूअल और अनफेयर यूज़ करना अपने पावर का किसी पर्सन के द्वारा कंट्री या दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिविल वॉर जो हुआ है स्पेन में, स्पेन ऑन फायर, द सिविल वॉर 1936 to 39, जो यहाँ गृह युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना होगा। डिप्लोमेटिक मूव्स, द नाजी सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट एंड द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, किस तरह से कूटनीतिक संबंध बने या कूटनीतिक रुख बदला, वो था नाजी सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट, ये भी एक समझौता है। और रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, इसमें इन तीनों ने अपने इंटरेस्ट के लिए अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए किस तरह से अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए उसके लिए इन्होंने एक गुट का तैयार किया और समझौता किया, एक एक्सिस बनाया। और ये जो नॉन अग्रेशन पैक्ट है नाजी सोवियत के बीच, ये पोलैंड के पार्टीशन से रिलेटेड है जो कि इन दोनों के बीच में हुआ था। मॉड्यूल 2 में द गैदरिंग स्टॉर्म एंड वॉर, किस तरह से चीज़ें इकट्ठी हुई, घटनाएं बहुत सारी ऐसी आई जो तूफान का काम किया और अंततः वॉर हुआ। अब हमें पढ़ना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्टोरियोग्राफी को, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमें किन किन स्रोतों से किन किन हिस्ट्री या किन किन ग्रंथों से पता चलता है, तो हिस्टोरियोग्राफी देखना है। हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी एंड ओरिजिन ऑफ द वॉर, हिटलर की जो वैदेशिक नीति थी उसने किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, वो पढ़ेंगे। विद द ओल्ड ब्रिड फ्रॉम द पैसिफिक थिएटर टू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, ये भी उसी समय की घटना है, पॉकेट बाइबल से रिलेटेड। नेक्स्ट है रिप्राइजल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अपीसमेंट, किस तरह से इस समय जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई थी उसका हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे। कमिंग ऑफ द ग्रैंड अलायंस एंड कॉन्फ्रेंसेस एट तेहरान, याल्टा एंड पोट्सडम, तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर टाइम पॉलिटिक्स जो था युद्ध के समय में ही, तो और भी अलाइंस बने थे, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, तेहरान में हुआ था, याल्टा में हुआ था, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ आप लोगों को सजेस्टेड रीडिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, आप लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं इन बुक्स से। अब हम लोग आ जाते हैं कोर 14 पर, जिसमें हम लोगों को नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है इंडिया का, यानी कांग्रेस के उत्थान लगभग 1885 से लेकर 1947 तक टिल इंडिपेंडेंस तक पढ़ना है। ये भी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन ये वाला जो पेपर है कोर 14, इससे आप लोग फेमिलियर हैं और इसको आप लोग स्कूल टाइम में 11-12 में भी पढ़े हुए होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फेमिलियर टॉपिक्स है। पहला जो है पॉइंट देखिए, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इट्स हिस्टोरियोग्राफी, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ और इसके जो इतिहास लेखन की पद्धति थी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, और इस वक्त और भी कुछ इतिहास लेखन पद्धति का आगमन हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म क्या है वो भी देखना है, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ था उसके परिस्थितियां हम लोग देखेंगे, और फिर उनके द्वारा जो काम किए गए, जो उदारवादी थे वो और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन 1905, 1905 में जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था बंगाल में, वो देखेंगे। स्वदेशी और आत्मशक्ति का जो कंसेप्ट है वो, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, और जो यहाँ पर रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए थे उसको देखना है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को देखना है। मॉड्यूल 2 में है गांधीयन नेशनलिज्म, ठीक है, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद था और गांधीयन नेशनलिज्म जो है उसके बारे में देखेंगे। पर्टिकुलरली यहाँ पर हम 3 इम्पॉर्टेंट जो मास मूवमेंट था उसको देखेंगे। पहले तो रॉलेट एक्ट एंड खिलाफत में गांधी जी का योगदान और किस तरह से वो राजनीतिक सत्ता में उभरे,
उसके बाद फिर जो 3 मास मूवमेंट उनके द्वारा किया गया था, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, दैट इज असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों को डिटेल में पढ़ना है। काफ़ी लंबा समय है ये भी, ये देखने में बस लग रहा है कि 3 मास मूवमेंट है। ये करीब 1920 से 21 से लेकर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तक के काल को पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड को कवर करता है और इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अदर करंट्स इन नेशनलिज्म। इस समय नेशनलिज्म के उदय के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें घटी हैं, जिनमें अंबेडकर एंड दलित मूवमेंट एक प्रमुख था, और लेफ्ट मूवमेंट्स, पीजेंट्स एंड वर्कर्स, वामपंथियों का जो मूवमेंट हुआ था वो, और पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो कृषक थे और जो मजदूर थे उनका भी विद्रोह हुआ है। वो सारी चीज़ों को भी देखना है। मॉड्यूल 4, ये लास्ट मॉड्यूल है इस पेपर का, रूट्स ऑफ कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकतावाद की जड़ें किस तरह पनपी वो देखना है। कम्युनल अवार्ड क्या था, किस तरह से अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड पेश किया यहाँ पर सांप्रदायिकतावादी भावना को और बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान मूवमेंट फ्रॉम क्रिप्स मिशन टू कैबिनेट मिशन प्लान, पाकिस्तान का फिर डिमांड हुआ, कैसे वो फिर रेगुलेट हुआ, और क्रिप्स मिशन से लेकर कैबिनेट मिशन प्लान है, इसके बीच में क्या वार्ताएं चली, और अंततः किस तरह डिवीज़न हुआ, पार्टीशन पढ़ना है हमें, कम्युनल राइट्स जो इस वक्त हुए वो, और इंडिपेंडेंस, और इवन इंडिपेंडेंस के बाद की भी कुछ घटनाएं यहाँ पर भी दिया हुआ है बुक, जैसे बिपिन चंद्रा का बुक है, सुमित सरकार की बुक है। तो ये सारी बुक आप लोग ले सकते हैं, इवन लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, तो इससे रिलेटेड बुक्स आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं डीसीई या डीएससी पेपर जो है उस पर। ये 2 है इस बार, डीसीई 3 और डीसीई 4, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर 2 से ज़्यादा पेपर दिए हुए हैं, जिसमें से आप लोगों को केवल 2 चुनना है। एक तो द रशियन रेवोल्यूशन है, एक वुमेन एंड सोशल चेंजेस इन 19th सेंचुरी है, उसके बाद फिर प्री कॉलोनियल साउथ ईस्ट एशिया है, ये एक हो गया। 3 यहाँ पर ये हो गए। उसके बाद एक है इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, 1945 से 1991 तक की घटना पढ़ना है, यानी हम लोग वॉर एंड डिप्लोमेसी में जहाँ तक पढ़े हैं उसके बाद का, लेकिन इंडिया के फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड है ये। तो कॉलेज में हमारे यहाँ पर आप लोगों को 2 पेपर अभी चूज़ किया जाता है, वो द रशियन रेवोल्यूशन है एक, और एक है इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और जिनके कॉलेज में जो पेपर चूज़ किया जाता है वो उस पेपर को पढ़ेंगे। जिनका वुमेन एंड सोशल चेंजेस इन 19th सेंचुरी है वो देख लें यहाँ पे सिलेबस को एक बार, 6-7 पॉइंट है यहाँ पर। और फिर प्री कॉलोनियल साउथ ईस्ट एशिया, ये भी यहाँ पर सिलेबस है, आप लोगों एक बार देख लें, चाहे तो पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जिनका ये पेपर होता है। अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे द रशियन रेवोल्यूशन को। तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुए थे, यानी रशिया का इतिहास हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, बेसिकली मॉडर्न टाइम का। तो पहला जो है द बैकग्राउंड, द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ रशिया इन 19th सेंचुरी। पहले हम लोग पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे कि किस तरह 19वीं शताब्दी में सोशल और इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सामाजिक जो विकास हुआ रशिया में वो किस तरह से हुआ। अलेक्जेंडर द्वितीय ने किस तरह से यहाँ पर सुधारवादी कार्यक्रम किए, उसके जो रिफॉर्म्स थे वो देखना है। द इवोल्यूशन ऑफ सर्वडम, दासत्व जो था उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द वर्किंग क्लास, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे यानी यहाँ व्यापार उद्योग जो था वो, और यहाँ के जो वर्किंग क्लास थे उसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। द रशियन इंटेलिजेंसिया एंड द स्लेवोफिल्स और वेस्टर्नाइजर्स, द पॉपुलिस्ट एंड द सोशल डेमोक्रेट्स, ये सारे एक तरह से एक दल के हैं, या फिर हम कहें ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने पर्टिकुलर कुछ कुछ आंदोलन किए। स्पेशली ये आंदोलन सोशल और सोशल ही थे। और ये जो पहला है रशियन इंटेलिजेंसिया एंड स्लेवोफिल्स, ये भी एक तरह से वहाँ पर एक आंदोलन था। जो स्लेवोफिल्स थे ये कहीं ना कहीं प्राचीन जो रशियन लॉ एंड रेगुलेशन है और जो उनके इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये काम करना चाहते थे, और साथ में ये वेस्टर्न यूरोप के
नीतियों को या पॉलिसीज़ को या उसके प्रभाव को नहीं पड़ना देना चाहते थे रशिया पर। उसी तरह से वेस्टर्नाइजर्स का क्या योगदान है, पॉपुलिस्ट कैसे थे, सोशल डेमोक्रेट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर निकोलस सेकेंड एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1905, 1905 में जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था, क्रांति जो हुई थी 1905 की, रशियन क्रांति, उसके बारे में देखना है। फिर आ जाते हैं 3 नंबर पॉइंट में, यहाँ पर हम लोगों को देखना है 1917 की क्रांति। 2 इंपॉर्टेंट क्रांति हम लोगों को देखना है, 1917 और 1905 का। बोल्शेविक दल का भी बहुत बड़ा योगदान है रशिया के इतिहास में, तो उसके बारे में पढ़ना है हमें। बोल्शेविक स्टेट किस तरह से था, और सोवियत डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5वां जो है नेशनलिटीज़ एंड नेशनलिज्म इन रशिया टिल 1924। नेशनलिटीज़ मीन्स राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद। रशिया में 1924 तक जो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद किस तरह से था, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं इन बुक्स से। वुमेन एंड सोशल चेंज इन द 19th सेंचुरी, ये आप लोगों को सिलेबस हम पहले ही एक बार स्क्रॉल कर चुके हैं। प्री कॉलोनियल साउथ ईस्ट एशिया भी। अब हम लोग आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, 1945 टू 1991, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। किस तरह से अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया, यानी कौन सर्वे सर्वा है वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली, जो हम देखते हैं कि अमेरिका उभर कर आता है, और कोल्ड वॉर शुरू होता है। कोल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन का जो था वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। वो कोल्ड वॉर के बाद की घटना है, जो डिटेल में कोल्ड वॉर जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ना, इट्स आइडियोलॉजी एंड इमर्जेंस ऑफ अमेरिकन एंड सोवियत ब्लॉक। कोल्ड वॉर का जो आइडियोलॉजी है वो, और किस तरह से उदय हुआ अमेरिकन और सोवियत ब्लॉक का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलाइंसेस। इस समय में बहुत सारे आर्थिक और सामरिक अलाइंसेस बने थे, मिलिट्री या सैनिक अलाइंसेस बने थे, जिनमें नाटो है, सीटो है, कॉमकॉन है, और वर्साव पैक्ट है। वर्साव की जो संधि हुई थी कोल्ड वॉर से ही ये जुड़ा हुआ है। क्राइसिस इन हंगरी, यहाँ कुछ क्राइसिस के बारे में देखना है, जैसे स्वेज का क्राइसिस भी आप लोगों को देखना है। हंगरी में जो क्राइसिस हुआ था वो पॉलिस क्वेश्चन, पैलेस्टीन प्रॉब्लम, जो फ़िलिस्तीन में परेशानी हुई थी, वो ईरान इराक के बीच जो संघर्ष था, उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो गल्फ वॉर ऑफ 1990 टू 1991, गल्फ में खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ था 1990 से 91 के बीच, वो देखना है। अरब और इसराइल के बीच जो युद्ध हुआ था वो भी हमें देखना है। यानी पूरा हम लोगों को ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसी पर है ये पेपर। नेक्स्ट है थर्ड वर्ल्ड एंड इट्स आइडियोलॉजी। थर्ड वर्ल्ड क्या है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। थर्ड वर्ल्ड है, नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर। तीसरी दुनिया क्या है, ये जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तब कुछ ऐसे देश जो कि डेवलपिंग हैं उन्हें रख दिया गया है थर्ड वर्ल्ड में। एंड इट्स आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, और इनके जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं आर्थिक और सामरिक महत्व के, उनमें ओपेक, सार्क, एशियान, ये पढ़ना है हमें। और उसके बाद डेटेंट को पढ़ना है। कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, किस तरह से सोवियत ब्लॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसको पढ़ना है। यहाँ पर भी देखिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग दिए हुए हैं जिससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गया, जिसे कि हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में देखा। इसे डिटेल में बाद के लेक्चर्स में देखा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।